बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, आप तरजीहात देखें हुकूमत की। सबसे पहले तो ये ख़बर है कि वफाकी काबीना के मेंबरान ने अपनी तनख्वाहों में खुद ही इजाफा कर लिया है। यानी पहले पंजाब के अंदर भतीजी ने तनख्वाहें बढ़ाई और इतनी बढ़ाई कि तबाही फेर दी। 10-10 गुना इन्होंने तनख्वाहें बढ़ा दी। अरकान असम्बली की तनख्वाहें बढ़ाई, स्पीकर्स की तनख्वाहें बढ़ाई, जो काबीना है पंजाब की उसकी तनख्वाहें बढ़ाई गई। और यानी यहाँ मौजें लगी हुई है ना, पूछने वाला कोई नहीं है, अपनी तनख्वाहें खुद ही बढ़ा लेते हैं। अब जो फेडरल कैबिनेट है, थोड़े दिन पहले इस काबीना की अरकान की तादाद में इजाफा किया गया। अभी MQM नाराज़ हो रही है कि जी हमारे बंदे भी शामिल करें, और भी कुछ लोग ब्लैकमेल कर रहे हैं, जी हमारे बंदे आप क्यों नहीं शामिल कर रहे। तो वफाकी काबीना की तादाद शायद और भी बड़ी हो जाएगी, ये पर तोल रहे हैं। जबकि पंजाब काबीना के लिए भी फवाद चौधरी साहब ने यह क्लेम किया है कि इस वक्त 25 से 30 नामों पे गौर हो रहा है जिनको मज़ीद सूबाई वजीर बनाया जाएगा। तो पंजाब की काबीना भी बड़ी होने वाली है, और जो फेडरल कैबिनेट है उसको पहले बड़ा किया गया है, उसको भी मज़ीद बड़ा किया जाएगा। अब इन्होंने अपनी तनख्वाहों में 188% तक इजाफा कर लिया। 100% इजाफा करें तो दुगनी हो जाती है। अगर उसके ऊपर फिर 88% इजाफा करें तो दुगनी से भी आगे दुगनी हो जाती है। तो इतनी तनख्वाहें इन्होंने बढ़ा ली हैं। इजाफे की बदौलत एक जो वजीर मुमलिकत है और मुशीरों की जो तनख्वाह है वो 1,80,000 रुपये से बढ़ के 5,19,000 रुपये तक पहुंच गई है। अच्छा, थोड़े दिन पहले आपको याद होगा वजीर ख़जाना ने एक बात कही थी, क्योंकि IMF ने इनको दबाव डाला हुआ है। तो उन्होंने कहा था कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में कोई इजाफा ज़ेरे गौर नहीं है। यानी जो लोग थोड़ी थोड़ी तनख्वाहें लेते हैं, छोटे छोटे ओहदों में काम करते हैं, सारा सारा दिन काम करते हैं, ये पार्लियामेंटेरियन तो इनकी मौजें लगी हुई हैं। ये वहाँ पे असम्बली का इजलास होता है, आ गए तो आ गए, नहीं आए तो नहीं आए। करोड़ों रुपया कौम का खर्च हो जाता है। अभी एक दिन पहले की खबर थी कि इतने सारे वजीर हैं, उनमें से अक्सर हाजिर ही नहीं हुए, ना वज़रा आए, ना वज़ीर मुमलिकत आए, ना कोई और आया। असम्बली में जवाब देने ही कोई नहीं आता, सारे के सारे गायब थे। ये 2 दिन पहले की खबर है। अब एक तो ये आते भी नहीं हैं, काम भी नहीं करते, लंबी छुट्टियां भी करते हैं, मौजें भी इनकी लगी रहती हैं, TADS भी इनको मिलते रहते हैं, प्रोटोकॉल्स अलग से मिलते हैं, लेकिन फिर तनख्वाहों में इतना बड़ा इजाफा भी कर लिया। यहाँ पे IMF को कुछ नज़र नहीं आता। IMF को नज़र क्या आता है? गरीब आदमी की तनख्वाह, एक आम सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह, एक बुजुर्ग रिटायर पेंशनर की पेंशन। तो क्या IMF जो है वो ऐसे आंखें बंद करके बैठता है? नहीं, ये इस मुल्क की पॉलिसी है और हम सबकी आंखों में धूल झोंकते हैं। अब यहाँ पे जो कहा गया था कि जी सरकारी मुलाजमीन की और जो बेचारे रिटायर मुलाजमीन हैं उनकी पेंशनों में और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ज़ेरे गौर नहीं है। यूटिलिटी स्टोर से 6,000 बंदा फारिग किया जा रहा है। पंजाब के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट से बेशुमार बंदे फारिग कर दिए गए हैं। अस्पतालों में दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। एड्स कंट्रोल प्रोग्राम चल रहा है। अब 3 महीने से वहां मुलाजमीन को, सैकड़ों मुलाजमीन को वो एहतजाज कर रहे हैं, 3 महीने से उनको तनख्वाहें नहीं मिल रही, और इन्होंने एड्स को रोकना है पंजाब में। तो एक के बाद एक नाअहली है, लेकिन पैसा खर्च कहां पे कर रहे हैं? ले जाओ इनको प्रोटोकॉल के साथ बैरून मुल्क। मैंने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो की थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि ये लोग उम्रे पर तो गए हैं, लेकिन उससे पहले कैमरास का बंदोबस्त किया गया है। जरा वो क्लिप आप सुने, 1 मिनट में आपको सुनाता हूँ, ये सुने जरा। ये सरकारी वसाइल के ऊपर और प्रोटोकॉल के ऊपर उम्रे पे रवाना हुए हैं शहबाज शरीफ और मरियम नवाज। अंदाजा कीजिए आप, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं, सरकारी वसाइल, सरकारी लोग साथ जा रहे हैं, बहुत सारे लोग साथ ज्वाइन कर रहे हैं। वज़ीर आज़म एक जेट के अंदर जा रहे हैं, वज़ीर आला उनके साथ जा रही हैं, सरकारी वसाइल हैं, सरकारी प्रोटोकॉल हैं। अंदाज़ा कीजिए आप, ये उम्रा हो रहा है रमज़ान मुबारक में। अच्छा, मेरी इत्तला के मुताबिक वहाँ पे कुछ बड़े अच्छे कैमरामैन का बंदोबस्त किया गया है। बड़ा ही नफीस किस्म का कैमरा वर्क किया जाएगा और आपको आने वाले दिनों में बड़े रूह परवर मनाज़र नजर आएंगे। और बैकग्राउंड के अंदर जो है वो इस्लामिक म्यूज़िक या कुछ नातें आपको सुनाई देंगी, और फ्रंट के ऊपर स्लोमोज बनेंगे, कुछ ऐसी वीडियोस बनेगी। कैमरा वर्क का बंदोबस्त किया गया है। बहरहाल अब ये तय करना है कि जो वीडियोस बनती हैं उनको कब कब कैसे कैसे किस किस ने अपलोड करना है और वो कहाँ तक जाती हैं। तो देखें, आपने सुना, मैंने आपको पहले बताया था कि उम्रे पे जाने से पहले कैमरे पहुंचेंगे वहाँ पे और उनका बंदोबस्त किया गया। अब जनाब ये कैमरे बहुत बड़े साइज़ के हैं और बाकायदा इनके लिए एरिया पहले खाली करवाया जाता है,
पूरा एरिया इनके लिए मुख्तस किया जाता है, चाहे चचा हो चाहे भतीजी हो, और फिर उन्हें भरपूर मौका फराहम किया जाता है कि आप रूह परवर मनाजिर जो है वो फिल्मा लें। तो वहाँ पे मरीम नवाज बच्चों के साथ बैठ के टॉप क्लास किस्म के कैमराज हैं, वो 3 एंगल से कवर कर रहे हैं मस्जिद नबवी में। ये क्या ड्रामा चल रहा है? ये वो मुकाम है जहाँ पे जाके इंसान कांप जाता है, ये वो मुकाम है जहाँ पे इंसान अपने आप को भूल जाता है। लेकिन इन्हें वहाँ भी याद है कि हमें पब्लिसिटी करनी है, हमें यहाँ से कुछ ऐसे मनाजिर पाकिस्तान भिजवाने हैं जिससे हम पाकिस्तान की भोली भाली आवाम के मजहबी जज्बात को इस्तेमाल करते हुए अपनी पब्लिसिटी कर लें और आवाम के दिलों के अंदर कोई जगह बनाने में कामयाब हो जाएं। वो हो नहीं पा रहा। देखिए, एक ऐसा आदमी है जो 1.5 साल से नजर नहीं आ रहा, 1.5 साल से ज्यादा हो गए, ना पाकिस्तानी अवाम ने उसको देखा ना उसकी आवाज सुनी, सारी अवाम उसके साथ खड़ी है। और एक तरफ ये लोग हैं कि 4-4, 5-5 बड़े साइज के कैमरा, वो इतने इतने बड़े कैमरे हैं। वो शहबाज शरीफ की एक वीडियो के अंदर आया भी हुआ, शहबाज शरीफ, अलीम खान, ये ओन चौधरी, ये सारे खड़े हैं और शर्जील मेमन भी गालिबन मुझे नजर आ रहे हैं। तो बड़ा वाला कैमरा कांधे पे रख के जो है ना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वहाँ जालियों के सामने बंदा खड़ा हुआ है, वहाँ तो आप पुश्त कर ही नहीं सकते, यानी इंसान का दिल ही नहीं मानता। तो वो कैमरामैन इनकी तरफ मुंह करके उस तरफ पुश्त करके खड़ा और यूं करके वो बना रहा है। वैसे वहाँ पे और लोग भी ऐसे ही खड़े होते हैं जो सऊदीज हैं, वो इन चीज़ों में उनकी इतनी अकीदत का अंदाज ज़रा मुख्तलिफ है उनका, वो वहाँ खड़े होते हैं। तो बहरहाल ये अपने वीडियोस बनाना इनके लिए ज़्यादा ज़रूरी है, बाकी चीज़ें इनके लिए ज़रूरी नहीं है, और ये धड़ाधड़ वीडियोस बना रहे हैं। मरीम नवाज बच्चों के साथ बैठ गई ज़मीन पे, वहाँ पे अब अगर आप लॉन्ग व्यू किसी तरह आप देख सकते हैं, तो वो जगह खाली करवाई गई, फिर जनाब बिठाया गया, फिर 3 तरफ कैमरे फिर रहे हैं यूं करके, बड़े बड़े कैमरे, जैसे वो वजीर आला हाउस के अंदर आपने वीडियो देखी होगी। तो ये जनाब इनका चल रहा है। इमरान खान साहब की जब कोई वीडियो आती थी ना मदीना मुनव्वरा से या मक्का मुकरमा से, तो ये लोग तनकीद करते थे कि इमरान खान इस्लामी टच दे रहा है और इस्लामी मुकामात जो हैं, हमारे मजहबी मुकामात जो हैं, वहाँ से जाकर वीडियोस जारी करके वो अवाम को यही इल्ज़ामात वो उन पर लगाते थे जो अभी मैंने बात की है। लेकिन इमरान खान की जितनी भी वीडियोस आती थी, कभी भी ऐसे हैवी कैमराज और ये सारी प्रोडक्शन टीमें ये कभी नहीं जाती थी, वो प्लानिंग के साथ कुछ नहीं करता था। वो लोग अपना कोई भी अपना मोबाइल फोन उठाता था, ऐसे करके इमरान खान की वीडियो बनाना शुरू कर देता था। इमरान खान की जितनी भी वीडियोस आई हैं, दुनिया के जिस मुल्क से भी आई हैं, जहां से भी आई हैं, ज्यादातर वीडियोस जो हैं, यानी सारी वीडियोस तकरीबन वो रैंडम है। इमरान खान खाना खा रहा है, किसी ने अपने मोबाइल से बना ली। इमरान खान कहीं पे जा रहा है, वर्जिश कर रहा है, भाग रहा है, अपना कोई काम कर रहा है, किसी जगह पे सफर कर रहा है, पैदल चल रहे, वो इमरान खान साहब की वीडियो रैंडम बनती थी। अगर वो मक्का मुकरमा में है या मदीना मुनव्वरा में है, लोग उनको मिलना चाहते हैं, लोग उनके पास आ रहे हैं या इमरान खान को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, तो लोग ही वीडियोस बना रहे होते थे और वो लोग ही वीडियोस वायरल कर देते थे। यहां पे सिलसिला उल्टा है, ये लोगों के अंदर तो जा नहीं सकते, मुकद्दस मुकामात में भी लोगों के अंदर नहीं जा सकते, इनको बाकायदा जो है वो सहूलत लेनी पड़ती है वहाँ की गवर्नमेंट से कि जनाब यहाँ पे हमें सहूलत दी जाए, और एक प्रोडक्शन की भी बाकायदा इनको एक आदत है, वो भी ये करवाते हैं अपने लिए और फिर ये भिजवाते हैं। इमरान खान साहब का ये काम खुद ही होता था। नेचुरल में और ड्रामा में बहुत फ़र्क है, यानी ये जो करते हैं ये एक फिल्म बना के चलाते हैं, और इमरान खान साहब जो है वो एक हकीकत है, और इसको आपको मानना पड़ेगा। फिल्म में और हकीकत में जो है फ़र्क तो होता है। फिर हकीकी ज़िंदगी का हीरो इमरान खान है और ये फिल्में बनाते हैं, इनको फिल्मों का शौक है, एक्टिंग का शौक है, और ये उसके ही हीरो बनाए जाते हैं। बच्चों के साथ वीडियो जनाब बनाई गई है, वो बच्चों के पीछे से कैमरा कभी इधर जाता है, कभी इधर जाता है, कभी यहाँ से तस्वीर आती है। और मैंने आपको कहा था ना, इस्लामिक म्यूज़िक भी रखा गया है, और ये बाकायदा एंगलिंग है इसकी कि किस तरीके से इस दौरे की एंगलिंग करनी है और किस तरीके से इस दौरे को आवाम के सामने पेश करना है। दूसरी जानिब नाज़रीन, जो फरहान मलिक साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं। देखें, आप में से बहुत सारे लोग उन्हें नहीं जानते क्योंकि वो मेरी तरह कैमरे के ऊपर आकर सामने काम नहीं करते, लेकिन मेरी तरह के बेशुमार लोग हैं जो फरहान मलिक साहब की वजह से जाने जाते हैं। और फरहान मलिक साहब ने बहुत सारे सहाफ़ी बनाए हैं, बहुत सारे लोगों को हीरो बनाया उन्होंने, उन्हें जर्नलिज्म सिखाया उन्होंने। वो बड़े काबिल आदमी हैं, और उनको जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया सिर्फ इसलिए कि उनकी बात पसंद नहीं है। ये वो आदमी है जिसने अपनी नौकरी की कुर्बानी दी, अपने करियर की कुर्बानी दी कि कोई बात नहीं, मैं बगैर पैसों के काम कर लूँगा, मैं कम पैसों में गुजारा कर लूँगा, लेकिन मैं झुकूँगा नहीं, मैं अपने सहाफ़त का सौदा नहीं करूँगा। मैंने आपको कल मिसाल दी फ़ाद हुसैन साहब की, उन्होंने अपनी सहाफ़त का सौदा करके सहाफ़त तबाह करवा ली। फरहान मलिक साहब ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। दोनों एक एक चैनल के डायरेक्टर न्यूज़ थे,
एक एक्सप्रेस के डायरेक्टर न्यूज़ थे, एक जो है वो समा टीवी के डायरेक्टर न्यूज़ थे, और समा टीवी को जो बुलंदियों के ऊपर लेकर गए वो फरहान मलिक साहब का उसमें बहुत बड़ा रोल है। केस तो उनका डिस्चार्ज होना चाहिए था, लेकिन पीका के अंदर जकड़े गए हैं। ये जो पीका बनाया गया आप सब जानते हैं, तो कानूनी नहीं है। तो यहाँ पे जो है उनका रिमांड दे दिया गया 4 दिन का। इंतहाई अफसोसनाक वाकया है। तमाम सहाफ़ी और सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो इसकी मजम्मत कर रहे हैं। अहमद नुरानी साहब के भाइयों की अगर बात करें तो उनको भी नहीं छोड़ा जा रहा, और उनका जो केस लगा हुआ है ये अब अदालत के अंदर सुना गया 3 दिन के बाद। FIR पुलिस दर्ज नहीं कर रही, आप अंदाज़ा कीजिए। अब ये एहतशाम कियानी साहब ने रिपोर्ट किया है। समाअत हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब ने केस की समाअत की। मैंने आपको बताया था कि जो जबरी गुमशुदगियों के मामलात हैं वो अब जो जजेस पहले सुनते थे उनके पास नहीं जाएंगे। ये जबरी गुमशुदगियों के मामलात को और इमरान खान के केसेस को, इस तरह की चीज़ों को टैकल करने के लिए नए जजेस लाए गए हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, ताकि एस्टेब्लिशमेंट अगर किसी को गायब करती है, जबरी तौर पे लापता करती है, तो उसके लवाहिकीन जब अदालत में जाएं तो वहाँ पे उन्हें शदीद मायूसी हो, और उस मायूसी के आलम में वो कंप्रोमाइज़ करने पे मजबूर हो जाएं और एस्टेब्लिशमेंट अपनी बात मनवा ले उनसे। तो अदालतों में तो इंसाफ नापैद है। ये ज़रा आप सुनिए ना, देखिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने SHO थाना नून से पीर को रिकॉर्ड और रिपोर्ट तलब कर ली। SHO से हाई कोर्ट के अंदर SHO पेश हुआ, अंदाज़ा कीजिए आप। और SHO से कहा जी रिकॉर्ड लेकर आ जाओ पीर वाले दिन। और SHO साहब आपके इलाके में क्या हो रहा है, बंदे उठाए जा रहे हैं, जज साहब ने कहा। उन्होंने कहा जी दरियाफ्त जारी है, जल्द पेशरफ्त हो जाएगी। SHO ने कहा। कहाँ पे IGs को बुलाया जाता था, कहाँ पे DIGs पेश होते थे, SHO आए। क्या आप अब तक इंक्वायरी से मुतालिक कोई रिकॉर्ड लाए हैं? अब SHO कह रहे हैं जनाब मैं तो ड्यूटी पे था, सीधा अदालत में पेश हुआ हूँ। सिर्फ पेश होकर ये कह देना कि इंक्वायरी की है ये काफ़ी नहीं है। ईमान मज़ारी साहबा ने फिर मुदाखलत की। तो इस पे जज साहब ने आगे से मुदाखलत की कि पहले मुझे मालूम करने दें कि उन्होंने क्या किया है। ये अब जज साहब ने मुदाखलत की ईमान मज़ारी साहबा को कि SHO साहब की तौहीन ना हो जाए। फिर उसके बाद SHO पीर को तहरीरी तौर पर बताएं कि उन्होंने क्या किया। ये जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब ने कहा। इस पे ईमान मज़ारी साहबा ने कहा कि 3 दिनों में उन्होंने FIR तक नहीं काटी, इससे पता चलता है। इस पे जो है वो जज साहब ने कहा कि इनकी रिपोर्ट आने दें वरना मैं IG इस्लामाबाद को तलब करूंगा। अदालत ने केस की समाअत 24 मार्च तक मुलतवी कर दी। किसी बंदे को अगर एजेंसियां उठाना चाहें और इस तरह के जजेस मैसर हों तो 3 महीने 4 महीने तक केस को बड़े आराम से लटकाया जा सकता है। तो ये एक बड़ी सहूलत है जो पाकिस्तान के इदारों को मैसर है कि जबरी तौर पर इंसानों को लापता करें और फिर भूल जाएं। नाज़रीन, वसअतुल्लाह खान साहब का जो एक कॉलम है वो बहुत मकबूल हो रहा है पाकिस्तान में। इन्होंने BBC के ऊपर कॉलम लिखा है। इसका लुब्बे लुबाब ये है कि पाकिस्तान ने 78 बरस में मुतअद्दिद बार हार्ड सॉफ्ट रियासत बनाने का तजर्बा किया। कभी हार्ड रियासत बना दी, कभी सॉफ्ट रियासत बना दी। एक आध बार मुकम्मल आईनी रियासत बनने का भी तजर्बा कर लिया जाए तो क्या हर्ज है। एक दफ़ा आइन पे भी चल के देख लेना। यहाँ तो डिक्टेटरों ने आइन को पामाल किया। हत्ता कि अभी डिक्टेटर तो मौजूद नहीं है, बज़ाहिर आपको सामने दिखाई नहीं देता, लेकिन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को कंट्रोल करती है ना। तो ये जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इन्होंने भी एक तरह का मार्शल लॉ इस मुल्क में लगाया हुआ है। आइन को बार बार पामाल किया गया है, इंतखाबात वक्त पर नहीं किए गए, जिस तरह का इलेक्शन करवाया गया आपके सामने है। जबरी तौर पर गुमशुदगियाँ हो रही हैं, लोगों को अगवा किया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर तो इस वक्त जाफर एक्सप्रेस के सामने के बाद सारा अटैक जो दहशतगर्दों पे होना चाहिए था वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे हो रहा है, और तहरीक इंसाफ पे अटैक किया गया है। कितनी अफसोस की बात है। यानी फरहान चिश्ती अगवा है, और इसके पीछे मैं आपको वजह बता देता हूं। ये यास्मीन राशिद साहिबा के हल्के से बड़ा एक्टिव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है। अब क्योंकि ये नवाज शरीफ को सूट नहीं करता, यास्मीन राशिद भी सूट नहीं करती, तो फरहान चिश्ती को जबरी तौर पे लापता किया गया है। कोई इतना बड़ा जुर्म भी नहीं है उसका। मरीम नवाज पे उसने तनकीद की हुई है बस, लेकिन उसको उठा के अगवा किया गया और जबरी तौर पे लापता किया गया, और अदालत भी मैनेज की गई। तो ये सारा कुछ क्यों हो रहा है फरहान चिश्ती के साथ? वजह यह है कि वहां पे उस हल्के में यास्मीन राशिद का नवाज शरीफ के साथ मुकाबला है, और नवाज शरीफ हर उस शख्स को निशान इबरत बनाना चाहते हैं जो यास्मीन राशिद को सपोर्ट करते हैं। और ये बहुत एक्टिव वर्कर है फरहान चिश्ती, मैं इसको जानता भी हूं।
ये बड़ा एक्टिव वर्कर है, वहाँ PMLN के वर्कर भी बड़े एक्टिव हैं। लेकिन अभी क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहाँ तूती बोलता है, वहाँ पे यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो नवाज शरीफ को डबल की लीड से इलेक्शन हरा सकती हैं, आप आज भी इलेक्शन करवा लें तो इस तरह के जो वर्कर हैं उनको अगवा करके क्या नवाज शरीफ साहब के दिल को ठंडक दी जा रही है? मियाँ साहब को सोचना चाहिए, कल आपके वर्कर भी अगवा होंगे, जबरी तौर पे लापता होंगे। तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो घिनौना खेल आप हमेशा से खेल रहे हैं, अब उसको रोक दीजिए। अच्छा, तहरीक इंसाफ के लोग ज्यादा उठाए जा रहे हैं, मैं आपको ये बता रहा था, और लगातार तहरीक इंसाफ के ऊपर क्रैकडाउन हो रहा है। वसअतुल्लाह खान साहब कहते हैं आगे कि अगर आईनी रियासत बनने का तजर्बा भी कर लिया जाए तो क्या हर्ज है, जिंदगी भर सख्त लौंडा बनने की तको-दो में आखिर कब तक दौड़ा जा सकता है? देखिए, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में एक सोच है कि वो हीरोज हैं। देखें, नगमे भी वो जारी करते हैं अपने, और ISPR नगमे जारी करता है, और वो हीरोज की तरह जिंदगी गुजारते हैं कि हम ज़्यादा ताकतवर हैं, ज़्यादा मजबूत हैं, सबसे अच्छे हैं, सबसे ईमानदार हैं, जान की कुर्बानी भी देते हैं। बहुत सारी लोगों की जो है वो ये इनकी सोच ये बन गई है। पाकिस्तानी बहुत सारी चीज़ों की कदर भी करते हैं, जैसा कि जिस तरह सिपाही कुर्बानियाँ देते हैं, जिस तरह शहादतें होती हैं, जिस तरह वो ड्यूटीज़ देते हैं अपनी बड़ी फ़र्ज शनासी के साथ। बहुत सारे ऐसे मुश्किल काम हैं जब बाकी इदारे कमज़ोर पड़ते हैं तो ये आके मदद भी करते हैं। तो ये चीज़ें अवाम को अच्छी लगती हैं, अवाम इसकी तारीफ़ भी करती है। लेकिन जब सियासत में मुदाखलत होती है, जब मैंडेट चोरी होता है, जब अपने कारोबारों को और अपनी नौकरियों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पूरे के पूरे निज़ाम को तलपट कर दिया जाता है, जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो वही अवाम नाराज़ भी हो जाती है। और इस वक्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को अवाम की नाराज़गी का सामना है। अब आप इससे आंखें नहीं बंद कर सकते। नादरीन, एक और सहाफ़ी हैं हमारे, इनको भी लापता कर दिया गया है, आसिफ करीम साहब। सहाफ़ी आसिफ करीम को 13 मार्च 2025 को ज़बरदस्ती लापता कर दिया गया और उनका ठिकाना ताहाल मालूम नहीं हो सका कि वो उनको कहाँ रखा गया है। आसिफ बाकायदगी से बलूचिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों को उजागर करते थे और इन्हें फ़ौजी अफसरान की जानिब से मुसलसल फ़ोन कॉल्स के ज़रिए धमकियाँ मिल रही थीं, जिनमें उन्हें फ़ौजी कैंप में हाजिर होने का मुतालबा भी किया जा रहा था। ये ईमान ज़ैनब मज़ारी साहिबा ने ये वाला ट्वीट किया है। अच्छा, इसमें मैं आपको ये बता देता हूँ कि मेरे पास बाकायदा वो इनका लिखा हुआ एक पैगाम मौजूद भी है जो इन्होंने इस्लामाबाद के जो जर्नलिस्ट हैं उनको लिखा था। उसमें इन्होंने कहा जी कि मुझे कई महीनों से सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हरासा किया जा रहा है। मेरे घर पर छापे के बाद DC बार खान के हुक्म पर तहसीलदार रकनी ने अब मेरी दुकान को सील कर दिया है। यानी ये सहाफ़ी भी थे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ इतनी तनख्वाहें नहीं मिलती सहाफ़ियों को, और जो सहाफ़ी काम करते हैं वो फ्रीलांस काम करते हैं, यानी अपने तौर पे खुद काम करते हैं। सिटीज़न जर्नलिज्म वहाँ पे होता है, तो वो यूट्यूब पे, ट्विटर पे या दीगर सहाफ़ियों के साथ राब्ते में रहकर वो अपने इलाके की खबरें देते हैं। तो आसिफ करीम ऐसे ही सहाफ़ियों में से एक थे। इनकी एक दुकान भी है, उसको भी सील कर दिया गया। उसके बाद इनको जबरी तौर पे लापता किया गया है और अभी तक इनके बारे में कोई इतला नहीं आ रही कि इनको 13 तारीख से लापता किया हुआ है और कुछ पता नहीं चल रहा कि ये कहाँ गए और किसके पास है। ये इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, और ऐसे वाक़यात रोज़ाना हो रहे हैं। नाज़रीन, एक दावा किया नजम सेठी साहब ने, और उनका ये कहना है कि मोहसिन नकवी साहब की शायद वजारत अब चेंज हो जाएगी। वो वजारत दाखिला छोड़कर कोई और वजारत ले लेंगे जो आसान काम वाली हो, क्योंकि ये बहुत प्रेशर है और लगातार जो नाकामियां हैं वो उनके खाते पड़ रही हैं। और कुछ ऐसी खबरें इस्लामाबाद में उड़ाई जा रही हैं कि शायद मोहसिन नकवी साहब ने कोई अपनी फैमिली को और ख़ुद को गल्फ में शिफ्ट करने का प्रोग्राम बना लिया। देखिए, जो लोग इस रिजीम चेंज का हिस्सा थे, जिन्होंने जुल्म और बर्बरियत में हिस्सा लिया है, वो पाकिस्तान में ऐसे रह नहीं पाएंगे। जब भी कभी अवामी इनकलाब आएगा या तब्दीली आएगी और अवाम अपने इख्तियारात वापस लेगी, अपना मैंडेट वापस छीनेगी, तो बहुत सारे लोग जो एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा हैं, जो हुकूमत का हिस्सा रहे, जो टाउटगिरी करते रहे, वो अवाम का सामना नहीं कर पाएंगे। कम से कम फौरी तौर पे तो नहीं कर पाएंगे, उसमें उन्हें काफ़ी टाइम लग जाएगा। लिहाजा बहुत सारे लोगों ने अपना बंदोबस्त करना शुरू कर दिया है कि वो पाकिस्तान से बाहर कहीं पे अपने डेरे, अड्डे, घर बना लें और फिर वो पाकिस्तान से बाहर उस वक्त चले जाएं जब अवाम अपनी ताकत से इक्तदार पे काबिज हो जाए। और अवाम को ये करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल करना पड़ेगा, नहीं तो 10 साल बाद करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। लेकिन इन सब लोगों को उस वक्त भाग जाना पड़ेगा। ये पाकिस्तान में अवाम को फेस नहीं कर सकेंगे। मिफ्ता इस्माइल साहब ने नादरीन को स्टेटमेंट दिया और ये बड़े अलार्मिंग चीज़ें हैं जो मैं आपके सामने रखने लगा हूँ।
उन्होंने कहा कि महंगी बिजली और चीनी की ज़्यादा कीमतों की इजाज़त देने पर वफाकी हुकूमत को उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया। मौजूदा हुकूमत ने शुगर मिल मालिकान को मुनाफा के लिए चीनी बरामद करने की इजाज़त दी। देखें, पहले चीनी थी कम कीमत की, 130 रुपए की चीनी थी। इन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान से बाहर एक्सपोर्ट कर दें, तो चीनी बाहर एक्सपोर्ट कर दी, पैसा बहुत सारा बना लिया जो शुगर मिल के मालिकान है उन्होंने। तो फिर इन्होंने ये किया कि चीनी की पाकिस्तान में किल्लत हो गई। सब इन्हें बता रहे थे कि एक्सपोर्ट ना करो, पाकिस्तान में कम पड़ जाएगी, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी हम तो 2 रुपए भी कीमत नहीं बढ़ने देंगे, ये 130 की आपको मिलेगी। चीनी पहुंच गई 175 तक। तो जब चीनी 175 तक पहुंच गई तो इन्होंने कहा जी हम इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। फिर बाहर से वापस इंपोर्ट करना शुरू की, इंपोर्ट करने में भी पैसा बनाया, और अब जो है वो 164 रुपए पे फिक्स करने की बात कर रहे हैं। यानी अंदाजा करें कि अरबों रुपया शुगर मिल माफिया के जेबों के अंदर चला गया और हुकूमत टस से मस नहीं हुई, क्योंकि ये सारे उस माफिया का हिस्सा है ना। 70 साल से ये माफिया पाकिस्तान को चूना लगा रहा है, 50 साल से तो डेफिनेटली लगा रहा है। सिर्फ इमरान खान का एक ऐसा दौर है जिसके अंदर शुगर मिल का जो माफिया है या शुगर माफिया है उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू हुई थी। याद है आपको, मुश्ताक चीनी वाला, ये वो फलां शुगर मिल, रमजान शुगर मिल, जाली अकाउंट्स और ये सारी चीजें सामने आई थी। उसके बाद इमरान खान साहब ने जो गन्ने की खरीदारी है उसमें किसान को इतना बड़ा रिलीफ दिया कि तारीख में कभी किसान को गन्ने की ऐसी प्राइस और इस तरीके से प्राइस नहीं मिली जो इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में मिली। तो ये जनाब एक बहुत बड़ा एक स्कैंडल है, लेकिन इसके ऊपर काम कैसे होगा, कब होगा? एस्टेब्लिशमेंट तो इस हुकूमत को लाके बैठा चुकी है, अब ये जो मर्जी करे एस्टेब्लिशमेंट इनको हिला नहीं सकती, क्योंकि इन दोनों की बका एक दूसरे के साथ है। इनको हिलाना है तो अवाम को एक्टिव होना पड़ेगा। अदालतें तो बेअसर कर दी गई हैं, इख्तियारात की जंग इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चल रही है। वहां पे जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है उसके ऊपर जो एक सिस्टम बना हुआ होता है हाई कोर्ट का, वो पुराने जजेस को हटा के नए जो जजेस आए उनको लगाने की कोशिश की जा रही है। हर जगह पे अपने बंदे जो है वो इंडक्ट किए जा रहे हैं। चीनी इमरान खान के दौर में 80 रुपए किलो थी तो रोला पड़ गया था, चीनी चोर चीनी चोर चीनी चोर। अब 180 रुपए किलो है तो कोई बात ही नहीं करता उसके ऊपर। ये नहीं, मुझे हैरत होती है कि कैसी 2 नंबरी है इनकी। और अब कहते हैं जनाब कि हम 164 रुपए की बेचेंगे, तो वो जो ऊपर के 34 रुपए है वो किसकी जेब में जाएंगे? तो ये फ्रॉड इन्होंने कौम के साथ हमेशा किया है, और ये भी उसी तरह का एक फ्रॉड है। जैसे इन्होंने ये आईपीपीज लगा दिए थे, ऐसे खौफनाक आईपीपीज इन्होंने लगाए हैं पाकिस्तान में कि आप 1 यूनिट बिजली खरीदते हैं और 3 यूनिट के आप पैसे देते हैं। यानी शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने, ये कमीशन का ही चक्कर होता है ना इस तरह की चीजों में। और क्या होता है कि आप इतनी गलत प्लानिंग करें कि आपकी जरूरत है फर्ज करें 2000 और आप लगा रहे हैं 4000, और बाद में अवाम के ऊपर डबल उसके ऊपर टैक्स डाल के बहुत सारी और चीजें शामिल करके 3 गुना के पैसे अवाम से आप ले रहे हैं। अवाम से आप बिजली खरीदना चाहते हैं 10 रुपए का यूनिट, बेचना चाहते हैं आप 65 रुपए का यूनिट, 70 रुपए का यूनिट। आईपीपी से आप बिजली खरीदते हैं इतनी महंगी, अवाम से आप खरीदते हैं बहुत सस्ती नेट मीटरिंग के चक्कर में। तो ये अवाम को हर जगह पे चूना लगाते हैं, हर जगह पे अवाम को रुसवा करते हैं, उसे परेशान करते हैं। नाज़रीन, खबरें और भी हैं मेरे पास, लेकिन मेरे ख्याल में वीलॉग काफ़ी लंबा हो गया। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीलॉग में करेंगे। कुछ चीज़ें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। अलीमा खान साहबा की जो तहकीकात हुई, नवाज शरीफ साहब की बीमारी और उनकी मुलाकातें, कुछ और चीज़ें भी है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।